नमस्कार, कैसे हो? सब अच्छे हो? राम राम सभी को। जो हमारी जो सीरीज चल रही थी करंट जीके की क्लास की डेली, उसी की रेगुलरली उसी का नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं हम। आज 9 अक्टूबर 2023 को, 8 अक्टूबर को क्या था? संडे था। तो संडे को क्या किया? थोड़ा रेस्ट कर लिया। संडे को हम छुट्टी रखेंगे और बाकी रेगुलरली क्लासे हम डेली अपडेट जो भी समसामयिक की घटनाएं होगी वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आप डेली जुड़े रहिए, करंट जीके हमेशा पढ़ते रहिए। अभी जो वैकेंसी आई है एक पशु परिचारक की, वो एक 10वीं पास है, उसका ध्यान में रखना। सभी फॉर्म भरना, सभी को अप्लाई करना और सभी करंट जीके इसमें बहुत करंट जीके वही इसमें ऑप्शन पोर्शन है वो भी पढ़ते रहना। इससे रेगुलरली आप जुड़े रहना। इसमें कोई सीएटी नहीं है, ये एक अच्छा है क्योंकि सीएटी राजस्थान में सीएटी लागू होने पे सभी जो कंपटीटर थे उन सभी को निराश कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि उस समय सीईटी का इतना महत्व नहीं था, तो 40% लोगों ने सीईटी नहीं दी। अब जो वैकेंसी निकाली है उसमें सारी में सीईटी को अलाउ कर दिया। तो सीईटी की जिसने सीईटी नहीं दी वो तो फिर उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई नहीं कर सकता तो वो अपने आप में एक निराशा लेके घूम रहा है। देखिए इसी की अब करंट जीके की क्लास में नेक्स्ट कड़ी में अब हम चलते हैं आगे की। हम लोग चलते हैं आज पहले हम लोग देखते हैं इसको। देखो एशियाई खेल 2023 जो कहाँ चल रहे थे? हांगजू चीन में, हांगजाऊ चीन में चल रहे थे। इसका ध्यान में रखना। हांगजाऊ चीन में कब से? 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक कहाँ चले? हांगजू चीन में। अब इनका क्या हुआ कि 23 सितंबर को तो उद्घाटन था और कल 8 अक्टूबर को इनका समापन समारोह हो गया। समापन समारोह है जो हम लोग हैं भारत के हिसाब से पढ़ते हैं, तो भारत में समापन समारोह में भाग लेकर जो ध्वजा भारत का ध्वजा था वो कौन था? पीआर श्रीजेश। इसको ध्यान में रखना। जो पीआर श्रीजेश था वो भारतीय नेतृत्व दल का अगुवाई करने वाला ध्वजा वाहक था। वो कौन था? पीआर श्रीजेश। अब हम ये देखते हैं कि ये तो समापन समारोह में था, तो आगे देखते हैं उद्घाटन समारोह में हमारे इसके ध्वजा जो भारत का दल था उसका नेतृत्व करता कौन था? तो इसमें एक तो था हरमनप्रीत कौर। इसको ध्यान में रखना। ये हॉकी टीम के कैप्टन थे, अपने भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। इन्होंने एक तो ये थे हरमनप्रीत कौर, एक था लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ये दोनों ही अपने जो प्रेजेंट टाइम है उसके स्टार खिलाड़ी है। इन लवलीना बोरगोहेन में टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। हरमनप्रीत कौर है वो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। इन दोनों ने ही अगुवाई की थी भारतीय दल की। और भारतीय दल कितना गया था? 655 सदस्यों का दल गया था। इसको भी ध्यान रखना। अब मुख्य है कि भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इसको देखते हैं। भारत ने कुल पदक जीते हैं 107। देखो कितनी अच्छी बात है। हम आशा कर रहे थे, भारतीय दल जब गया था कि अब की बार 100 पार कर जाए पदक, और वो ही हमारी आशा के अनुरूप उन्होंने कितने पदक कर लिए? 100 पदक पार कर लिए। 100वां पदक किसने जीता था? जो भारतीय कबड्डी टीम है, भारतीय कबड्डी टीम, उसने जीता था 100वां पदक। तो भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? 107। उसमें से 28 स्वर्ण है
107 पदों का विवरण में 28 स्वर्ण है प्लस 38 रजत है प्लस 41 कांस्य है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो वो ध्यान में रखना है। भारत ने कुल पदक जीते हैं 107, इसमें से 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक है। ये मोटा मोटी हमें ध्यान रखना है। बाकी इसके पूरे एशियन गेम्स पे पूरा का पूरा एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, जो लाइव रहेगा। आपको उसका टाइम वगैरह बता दिया जाएगा। कल लेके आ रहा हूँ 100%, ये मान के चलना कि कल आपको इसकी पूरी की पूरी वीडियो क्लास आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। तो आप तैयार रहिए, देखते रहिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। अब भारतीय अंतरराष्ट्रीय कड़ी के बाद हम लेते हैं भारत की कड़ी। और भारत में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनडे विश्व कप के एक मैच में सबसे ज्यादा रन का कितना रिकॉर्ड स्कोर है, यह आपको बताना है। एक ही विश्व कप के एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कितना, यह बताना है। बताओ, 714 है, 650 है या 754 है, यह आपको बताना है। बताओ कितना है। वनडे विश्व कप के एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कितना है, तो यह आपको बताना है। यह आपको मिलेगा 754 या 714। बताओ। तो आपको ध्यान में रखना है, यह 754 रन है। वो एक मैच में दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बने हैं। जो अपने वर्ल्ड कप है, इसका रिकॉर्ड है वनडे वर्ल्ड कप का 754 रन। ये मैच खेला गया था दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच। दक्षिणी अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच। इसमें दक्षिणी अफ्रीका ने बनाए थे 428 रन और श्रीलंका ने बनाए थे 326 रन। इस चीज को आपको ध्यान रखें। अब देखो, इसमें एक था कि एक ही पारी में 3 शतक लगाए थे। एक ही पारी में 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाए, ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड है अपने आप में। उसमें कौन कौन से, डिकॉक, रोशी और एडेन। डिकॉक, रोशी और एक था एडेन। अब ये खिलाड़ी थे, इनको ध्यान में रखना। एडेन, डिकॉक और रोशी, या दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी थे। एक ही पारी में इन तीनों ने अपने शतक पूरे किए। और एडेन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबसे कम गेंदों पे शतक पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम गेंदों पे, ये कितना, 49 गेंदों पे 100 जड़ दिए थे। देखो कितने आक्रामक खेले हैं अपने वनडे विश्व कप में। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रन है वो एक ही मैच में बने, और वो बने 754। पहले का रिकॉर्ड था 714, अब कितना है, 754। इसको ध्यान में रखना। दक्षिण अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया, तो एक ही पारी में 3 खिलाड़ियों ने एक साथ शतक जड़े हैं। ये भी एक अच्छा ध्यान में रखना। एडेन, डिकॉक और रोशी। और एडेन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 49 गेंदों में 100 रन पूरे कर लिए। मतलब जो वनडे विश्व कप है उसमें सबसे कम गेंदों पे शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा जाए तो अभी एडेन ही है। बाकी हमारे रेगुलरली अभी भारत में जो विश्व कप चल रहा है उसमें और अपडेट आती रहेगी। तो नई पुरानी जो अपडेट होगी वो आपके सामने रखे रखी जाएगी और आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो, यह है भारतीय वायुसेना। अब आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है इसका ध्यान में रखना। और कब मनाया जाता है ये बताओ, 4 सितंबर, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर या 15 जनवरी। अब देखो, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाए, अपना भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है। कौन सा स्थापना दिवस मना रही थी, 91वां 91वीं वर्षगांठ मना रही थी अपनी। कौन मना रही थी, भारतीय वायुसेना।
इसको ध्यान में रखना। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। एक हुआ था कल, क्या थी कि भारतीय जो ध्वज है, इसको बाद में बताते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये ध्यान में रखना। कौन सी वर्षगांठ मना रहे थे? 9वीं वर्षगांठ। थीम क्या थी? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये इनकी थीम थी। 2023 की जो 91वीं वर्षगांठ बना रहे थे वायुसेना दिवस, उसकी 2023 की थीम थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री, जिसका मतलब यह था कि भारतीय वायुसेना है वो सीमाओं से परे वायुसेना है। भारतीय वायुसेना अपनी सीमाओं से परे वायुसेना, ये उनकी थीम थी। चीफ मार्शल कौन है? कल की क्लास में आपको बताया था, वी.आर. चौधरी जी। ये भारतीय वायुसेना के चीफ है और उनका मुख्य मोटो क्या है? नभ स्पर्श दीप्तम। नभ स्पर्श दीप्तम, ये भारतीय वायुसेना का मोटो वाक्य है। नभ दीप्तम स्पर्श मतलब टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई विथ ग्लोरी, आसमान से परे ऊंचाइयों उड़ने के लिए इनका मोटो है, वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। अब फिर कहाँ हो रहा है ये ध्यान में रखना। वायुसेना स्टेशन है, वायुसेना स्टेशन प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसको ध्यान में रखना। कहाँ मनाया जा रहा है 91वीं वर्षगांठ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है। इसका प्रमुख, इसकी थीम 2003 थीम की थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, और इनके जो अपने प्रमुख कौन है वायुसेना के? वी.आर. चौधरी। और इनका मोटो वाक्य क्या है? नभ स्पर्श दीप्तम। एक ध्यान में रखना, इसमें बहुत अच्छी बात हुई थी, जो भारत के इतने दिन ये जो प्रोग्राम होते में इनमें अगुवाई महिला नहीं की थी। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें महिला कैप्टन अगुवाई कर रही है। अपनी एक महिला के हाथ में पूरे इस प्रोग्राम की कमान है, उसका नाम है शालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन का क्या नाम है? ध्यान में रखना, शालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन, जो महिला कमान जिसके हाथ में थी, महिला ने जो कमान संभाली, उसका नाम था कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। ये मुख्य है। ये जो मुख्य आपके लिए अपडेट, मुख्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। यह है कब, कौन सी वर्षगांठ बना रही है? अपनी 91वीं वर्षगांठ बना रही है। प्रयागराज कहाँ मना रही है? प्रयागराज यूपी में हो रहा है। इनका 2023 की थीम क्या थी? कोई भी दिवस मनाने से पहले उसके पीछे एक थीम क्रिएट की जाती है, उसी थीम को ही आगे बढ़ाने के लिए उसमें पूरी उस थीम के बारे में दिखाया जाता है। वही है एयर पावर बाउंड्रीज। इसमें क्या बताया गया है कि आदर्श वाक्य इनका ये हो गया, ये थीम क्या हो गई? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और इनके मुख्य कौन है? वी.आर. चौधरी जी। और इनका मोटो वाक्य क्या है? नभ स्पर्श दीप्तम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको इनमें भारतीय वायुसेना को कल क्या दिया था? एक न्यू ध्वज दिया गया था, उसकी मैं पिक आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसको देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये भारतीय वायुसेना का नया ध्वज, भारतीय वायुसेना को नया ध्वज दिया गया है। इन्होंने अपनाया पहले भारतीय वायुसेना के नए पहले ध्वज में सिर्फ ये था और ये था। अब जो नया ध्वज आया इसमें इसको शामिल किया गया है। ये भारत का अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ इसमें दर्शाया गया, इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये जो भारतीय हिमालयन ईगल है इसको दर्शाया गया। अब ये जो लोगो है ये यहाँ पे लगाया गया है, इसको ध्यान में रखना। ये नया भारतीय ध्वज है, एयरफोर्स को नया भारतीय ध्वज प्राप्त हुआ है। कल ही इनका अनावरण किया गया। किसने किया है? वी.आर. चौधरी साहब ने किया है। अब ये देखो, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। किस लिए की गई थी? कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों ने उसकी अपनी सहायता के लिए इसकी स्थापना की थी। पहले थी यूनाइटेड किंगडम,
यूके रॉयल एयरफोर्स। इसकी सहायता करने के लिए भारतीय रॉयल एयरफोर्स की स्थापना की थी। उस समय उसका नाम भारतीय रॉयल एयरफोर्स था। जब अपना गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को अपना भारत जब गणतंत्र देश बन गया था, उस समय इसका नाम बदल कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स। इसका नाम बदल कर दिया था इंडियन एयरफोर्स। अब ध्वज भी बदल दिया गया है, तो वो कब बदला है? 8 अक्टूबर 2023 को। इसका ध्यान में रखना। ये थी कल जो भारतीय वायुसेना अपना दिवस मना रही थी, इसके बारे में सूचनाएं। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया न्यूज थी ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, एक न्यूज थी, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष की अधिकतम आयु क्या होती है? आप बताओ। जो जीएसटी है, जीएस स्टेट की, इसमें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितनी है? तो 65 वर्ष, 67 वर्ष, 70 वर्ष या 62 वर्ष। तो इसमें क्या है, अधिकतम आयु कल ही घोषणा की गई है, इनकी आयु बढ़ाकर कर दी गई है। अध्यक्ष है उसकी आयु कर दी गई है 70 वर्ष, और सदस्यों की आयु वो कर दी गई है 67 वर्ष। पहले यही दोनों की आयु इसमें यह थी कि इनकी थी, अध्यक्ष की 67 वर्ष थी और सदस्यों की 65 वर्ष थी। इनको बढ़ाकर दोनों की आयु, अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष, और सदस्य 67 वर्ष। जो भी संस्था होती है, जो भी बोर्ड होते हैं, उनकी एक निश्चित आयु होती है। उस आयु तक ही उस पद के लिए, उस पद की गरिमा पर वो कार्य कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्या कि 67 वर्ष से बढ़ाकर उनको 70 वर्ष कर दिया। अध्यक्ष की आयु ये 70 वर्ष तक उस ये जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष बना रह सकता है, और सदस्यों की आयु 67 वर्ष कर दी गई है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है? तो 70 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन ही उलझाते हैं हमें ज्यादातर, तो इसको स्पेशली ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में। ये देखो, केंद्र कल क्या हुआ था, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें क्या है कि अपने हम लोगों के जो खेतों में हम जो कीटनाशक यूज करते हैं, यूरिया वगैरह, उनमें एक ऐसा कीटनाशक था, 4 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो केंद्र सरकार के किस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो 4 में था, तो मोनोक्रोटोफॉस था एक डिकोफोल, व डिनोकेप था दूसरा, ये दूसरा मान लो, ये पहला था, और तीसरा था डिनोकेप, और चौथा था मेथोमाइल। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि इनसे हमारे जो वातावरण है उस पे कुप्रभाव पड़ते हैं। जो मनुष्य इनका यूज करते हैं, उनसे दूसरे मनुष्य, और जो धान आप खाने के लिए यूज करते हैं, उसमें उनका गलत इफेक्ट पड़ता है। इसको बहुत ज्यादा ये हानिकारक है। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया, इन पे प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध तो बहुत पहले लगा दिया था, 6 सितंबर को लगा दिया था। पर क्या हुआ कि गजट में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। गजट नोटिफिकेशन इनका जारी किया था 6 अक्टूबर 2023 को। इसको ध्यान में रखना कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कितने कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया? 4 पे। कौन कौन से? मोनोक्रोटोफॉस, डिकोफोल, डिनोकेप और मेथोमाइल। इनको ध्यान में रखना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार सबसे ज्यादा किस पे जोर दे रही है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो अपने खेती वगैरह है, किसान, वो इस पे जोर दे रही है। एक स्वास्थ्य पे जोर दे रही है, और एक विकास में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके ऊपर जोर दे रही है। तो इन्हीं की कड़ी में एक जो अपने एग्रीकल्चर वाला था, उसकी कड़ी में ये कीटनाशक है। इनको ध्यान में रखना, कौन से कीटनाशकों का पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसमें ध्यान रखना। मोनोक्रोटोफॉस है, डिकोफोल और डिनोकेप है, और मेथोमाइल है, इन पे लगाया है। आगे चलते हैं। अब देखो, राजस्थान से संबंधित हम पढ़ते हैं। राजस्थान राजस्व है,
ये एक संस्था है, ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए, ध्यान में रखना। राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय का महानिदेशक किसे बनाया गया, ये ध्यान में रखना। राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक निदेशालय का महाप्रमुख किसे बनाया गया है, महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो क्या समित शर्मा को बनाया गया है, क्या राजीव महर्षि को बनाया गया है, क्या आनंद स्वरूप या उषा शर्मा को? अब इनमें हमें ध्यान रखना, सुमित शर्मा को भी नहीं बनाया गया, राजीव महर्षि को भी नहीं बनाया गया, ये है आनंद स्वरूप, इनको बनाया गया है। उषा शर्मा कौन है? ये तो मुख्य सचिव है, भारत अपने राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, वो कौन है? उषा शर्मा। अभी वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा, इसको ध्यान में रखना। अब राजस्थान खुफिया, अब ये पहले क्या था कि राजस्थान खुफिया निदेशालय था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता रहा हूँ कि राजस्थान राजस्व खुफिया निदेशालय था इसका नाम, फिर इसको तोड़कर इसका वापस गठन किया गया और उसका नाम रखा गया राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि पहले सिर्फ ये संस्था थी राजस्थान खुफिया संस्था थी, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय। इसका महानिदेशक बनाया है, पहला महानिदेशक कौन है? आनंद स्वरूप ही है, कल ही इसकी अधिसूचना जारी हुई है, तो इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में ही रखना है, राजस्थान वालों के लिए मुख्य है क्योंकि पहले जो संस्था थी वो राजस्थान राजस्व खुफिया थी, अब क्या हो गया, राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध। जितने भी आर्थिक अपने हम लोगों के बीच में जो आर्थिक अपराध होते हैं उनको इन्हीं के अंदर निपटारा किया जाएगा, तो इसका ध्यान में रखना। किसको बनाया गया? फर्स्ट आनंद स्वरूप को। नेक्स्ट कड़ी में हम चलते हैं। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने राजस्थान वालों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट ही मान लेकर चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन राजस्थान इकोनॉमी की को टारगेट करके किए जाते हैं। करंट के जो राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमी के कोई से भी क्वेश्चन, चाहे इंडिया इकोनॉमी के हो चाहे राजस्थान इकोनॉमी के हो, सबको टारगेट कौन से क्वेश्चन के साथ किया जाता है? करंट डाटा होते हैं उनके साथ किया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगले 6 वर्षों में राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जिनका प्रोडक्शन हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनको टारगेट करके बायोगैस है, बायो ऊर्जा है, इन सबको ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। अब रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन राजस्थान में संभावनाएं सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु और राजस्थान को सौर ऊर्जा और ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टारगेट किया जाता है। एक तो तमिलनाडु है, एक है राजस्थान, इनको टारगेट किया जाता है। तो इसमें ये अगले 6 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? आप बताओ, क्या 3000 मेगावाट है, क्या 50,000 है, क्या 90,000 मेगावाट है, या 1 लाख मेगावाट है? तो हमें ध्यान में रखना है अभी हाल ही में जो 2029 तक 30 तक जो टारगेट रखा है वो है 90,000 मेगावाट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान में रखना। राजस्थान सरकार ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति जारी की है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो नई नीति जारी की है उसके अंदर एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा है अगले 6 वर्षों में, मतलब जो 2029 आएगी उस तक टारगेट रखा गया है, 90,000 मेगावाट उत्पादन करेगा राजस्थान। अब इसमें अगले 2029 तक तो जो नई रिन्यूएबल एनर्जी नीति जारी की है उसमें 2029 तक है, वो टारगेट रखा है कि 2029-30 तक 2029-30 तक कितनी होनी चाहिए उत्पादन क्षमता हमारी? 90,000 मेगावाट होनी ही चाहिए इसके अंदर, तो ये ध्यान में रखना। अब ये हुआ क्योंकि राजस्थान की जो नई नीति जारी की गई है, राजस्थान की राजस्थान की नई रिन्यूएबल एनर्जी नीति जारी की गई, उसके अंदर टारगेट रखा गया 90,000 मेगावाट का। अभी कितनी जो थी 39,000 मेगावाट से बढ़ाकर इसको कितना किया जाएगा? 90,000 मेगावाट किया जाएगा। अभी कितनी है अपनी, फिलहाल में कितनी है? 23,000 मेगावाट है।
ये 23,000 मेगावाट है, लेकिन ये 2024 तक ये 30,000 हो जाएगी, ऐसा एक टारगेट था। ये 23,000 है 2024-25 तक, इसको कितना 30,000 मेगावाट का टारगेट था। अब इसको भी ध्यान में रखना, 2024-25 तक टारगेट कितना था, 30,000 मेगावाट का। फिर 2029-30 तक कितना हो गया, 90,000 मेगावाट का। 2025 तक इसको 2024 तक ये 30,000, उसको बढ़ाकर 2025 तक कितना किया जाएगा, 37,500 मेगावाट। जो राजस्थान की नई रिन्यूएबल एनर्जी नीति है, उसके तहत 39,000 से 90,000, मतलब 2023 तक जो अभी हमारी 23,000 मेगावाट है, उसको 30,000 24 और 25 तक 37,500 मेगावाट करने का लक्ष्य गया। उसी को टारगेट करके आगे 2029-30 तक 90,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाने की गई। अब इसमें क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी गई कि हम लोग जो घरों में अपने घर है, उनके ऊपर छतों पे जो छतें खाली रहती है, उस पे भी हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इस नीति में कहा गया है कि आम आदमी भी सोलर प्लांट अपनी छतों पर लगा सकता है। अब इस नीति में ये कहा गया है, सहूलियत दी गई है कि जो राजस्थान के आम आदमी है, जिनके घरों पे छत खाली रहती है, उस पे सोलर प्लांट लगा सकते हैं वो। और वो जो सोलर प्लांट से जितनी बिजली उत्पादन करती है, उसको क्या किया जाएगा, वो राजस्थान सरकार या भारत सरकार को बेच सकता है। ये भी एक सहूलियत दी गई है नई नीति के तहत। और इसमें क्या कहा गया, सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी जो भी कंपनी लगाती थी, उससे सिक्योरिटी ली जाती थी 5 लाख रुपए। 1 मेगावाट पे कितनी ली जाती थी, 5 लाख रुपए। अब उसी को इसमें थोड़ी सी सहूलियत करके कह दिया कि आप 1 मेगावाट लगाओगे तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बस। ये भी एक सहूलियत दी। क्यों दी गई, क्योंकि जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ावा देने के लिए यदि सिक्योरिटी ज्यादा है 5 लाख, तो इन्वेस्ट करने की कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है, वो सोचेगी कि 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं। वो जब 1 मेगावाट 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दी, तो उसके 4 लाख की पहले से बचत होगी। तो वो क्या कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी हमारे राजस्थान पे सोलर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इसको ध्यान में रखना है। ये जारी कब की गई, राजस्थान नई जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी नीति है, जारी कब की गई थी, 7 अक्टूबर को। डेट इसको ध्यान में रखना, 7 अक्टूबर 2023 को। अब मुख्य इसमें जो समझने वाली बातें थी कि राजस्थान सरकार ने 7 अक्टूबर 2023 को न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जारी की है। उसके अंदर उसने कहा है कि अगले 6 वर्षों में 2029-30 तक जो हमारी अभी 39,000 के प्रोजेक्ट लगे हुए मेगावाट के, उनको बढ़ाकर हम उत्पादन क्षमता 90,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। इसमें कहा गया है कि 2024-25 की जो 37,500 मेगावाट थी, उसको हम 90,000 मेगावाट तक लेके जाएंगे। और एक कहा गया कि जितने भी ये छतों पे हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं, आम आदमी भी लगा सकता है, और उसको वो बिजली देश और राज्य को बेच सकता है। ये इसमें पॉलिसी। और 1 मेगावाट पे जो 5 लाख रुपए उनको दी जाती थी सिक्योरिटी, उसको कम करके क्या कर दिया, 1 लाख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भारत सरकार, राजस्थान सरकार या वर्ल्ड की कोई भी सरकार हो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम कर रही है। और वो चाह रही है कि जो अपने संसाधन है वो खत्म हो रहे हैं, जिनको रियूज नहीं कर सकते हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो उनको उनका यूज कम करके जो रियूज कर सकते हैं उनका प्रयोग किया जाए। ये हमने देख लिया था। एक था, एक क्वेश्चन और है, वो देख लो आप आज की। निम्न में से किस राज्य ने बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना करने की बात की। अब देखो, चुनाव है, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो नई नई घोषणाएं हो रही हैं, नए नए काम हो रहे हैं, उनके अंदर ही लुभावने हो रहे हैं या फिर अपने काम के हैं, वो तो बाद में देखेंगे, काम बजट जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। तो इनमें क्या किया गया है कि जब बिहार ने भारत देश की पहली जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की, तो उसी के तर्ज पर फिर कौन से राज्य ने और घोषणा कर दी कि हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, राजस्थान है या सिक्किम है। तो अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि हम भी करवाएंगे जातिगत जनगणना बिहार के तर्ज पे। तो ये भी ध्यान में रखना, किस राज्य ने घोषणा की है, राजस्थान राज्य ने। हमारा राजस्थान राज्य ने, अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब इनके क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, वो तो बाद की बातें हैं, हम भी इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं कि इनके इफेक्ट अच्छे होंगे बुरे होंगे। पर जो काम करवा रही है
वो करवा रही है, वो तो हमें देखने ही पड़ेंगे, पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसके हिसाब से ये हमारे है आज के जो क्वेश्चन थे उनमें यही थे। एक जो पशु परिचर की भर्ती है, और कल एक भर्ती और घोषित की गई है राजस्थान सहकारी बैंकों में, तो उनको भी आप देख लेना। सब में करंट तो सब में आएगा, 10 क्वेश्चन 10% तो मान के चलो। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है शिखर क्लासेज, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि रेगुलरली यहाँ पे करंट की क्लासें लेके आ रहे हैं। तो हम जो आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य ने बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की बात कही है? तो वो है राजस्थान। वनडे विश्व कप के एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कितना है? तो वो है 754। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस कीटनाशक प्रतिबंध लगाया था? वो चारों कीटनाशक थे, मोनोक्रोटोफॉस, डिकोफोल और डिनोकेप और मेथोनोइल। फिर है जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष। सदस्यों की कितनी कर दी गई है? 67 वर्ष। फिर राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय का महानिदेशक किसे बनाया गया? आनंद स्वरूप को। ये पहले था राजस्थान राजस्व खुफिया निदेशालय था, जिसका नाम तोड़कर अब बना दिया है राजस्थान राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय। फिर है कि राजस्थान राज्य ने अगले 6 वर्ष में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 90,000 मेगावाट। फिर एशियाई खेल हुए थे, वो 23 सितंबर से चले स्टार्ट हुए थे और 8 अक्टूबर को उनका समापन समारोह हुआ था चीन में, हांगजू चीन में। तो इनमें अब श्री राजेश भारत है, पीआर राजेश, श्री राजेश वो भारत के लिए ध्वजवाहक नेतृत्व दल कर रहे थे। इनको ध्यान में रखना और हमसे जुड़े रहिए, रेगुलरली हम क्लासे लेके रहे। हाँ, एक चीज स्पेशल आपको बताते हैं, कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये एशियन गेम्स हुए थे 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। इनको पूरा का पूरा निचोड़ और एक साथ एक ही वीडियो में एक साथ आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। इनमें कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चनों को टारगेट कर सकता है, ये सब बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।